हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में उत्तराखंड वन दरवा के लिए साइंस का मॉक टेस्ट 3 लगाएंगे। यदि आपने पिछले की 2 मॉक्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी टोटल 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का कंपोजिशन भी सेम उसी प्रकार से है, यानी कि 45% क्वेश्चन वन दरवा 2022 में जो पूछे गए थे वहां से लिए गए, 25% क्वेश्चन अदर जो एग्जाम होते हैं वहां जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन नए और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी लिए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को मॉक के फॉर्म में लगाएं। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो उसके लिए 1 मार्क, गलत दे रहे हो तो -0.25 उसमें करना है, और अगर आप स्किप कर रहे हो तो 0। और लास्ट में सबको ऐड करके जो भी आपका मार्क्स बन रहा है 25 में जितने भी आ रहे हैं उसको आपको कमेंट करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। मैंने आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल है, चाहे वो डॉबरनायर का ट्राइड हो या फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सब मैंने आपको क्लास 10th में करवाया हुआ ऑलरेडी। और वहां पे मैंने आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव जो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव क्लासिफिकेशन है उसका जो लास्ट तत्व है वो है थोरियम। इसका राइट आंसर है थोरियम। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ। देखिए न्यूलैंड ने क्या किया था, अपना एक ऑक्टेव बनाया था, ऑक्टेव जिसमें उन्होंने तत्वों को इस प्रकार रखा था कि जो पहला तत्व है उससे अगर हम 8वें तत्व पे जाएं, जैसे ये हाइड्रोजन पहला मानते हैं, इससे जो 8वें पे जाए यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8वां तत्व आएगा उसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले तत्व के सिमिलर होगा, उसके जैसा ही होगा। ओके, तो इसको बोला जाता है न्यूलैंड का ऑक्टेव। अब न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उसमें बहुत सारी कमियां भी थी और उन्हीं कमियों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो देखिए 2 क्वेश्चन जो एवरग्रीन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो यही हो गया कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव है उसका लास्ट एलिमेंट क्या था, तो थोरियम था। दूसरा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव है ये कहाँ तक लागू होता है, किस तत्व तक लागू होता है, तो ये होता है आपका कैल्शियम तक। कैल्शियम तक लागू होता है, मतलब जहां तक हल्के तत्व है वहां तक लागू होता है, और कैल्शियम जो कि ये है यहीं तक ही लागू होता है, इसके बाद ये फेल हो जाता है। फिर इसके और लिमिटेशन है, जैसे कि देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया है। 2 तत्वों को एक साथ तो रखा ही रखा, लेकिन उन्होंने देखो कहाँ पे रख दिया है इसको। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है, हमारे हेलोजन है। हेलोजन के साथ उन्होंने भारी तत्वों को रख दिया, मेटल्स को रख दिया, हैवी मेटल्स को। कोबाल्ट और निकल क्या है, हैवी मेटल्स है, इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये सभी इनके पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनकी कमियां थी। ये सभी मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, asexual reproduction differ from sexual reproduction in that in asexual reproduction। बोला गया कि asexual reproduction अलग होता है sexual reproduction से। क्यों? देखिए कि न्यूक्लियर ऑफ गैमेट्स फ्यूज, जो न्यूक्लियर जो नाभिक होता है वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या फिर गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द रिप्रोडक्शन। थर्ड है, द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकल आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो नए जीव होते हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखते हैं। और फोर है, द ऑफरिंग्स ऑफ वेरिएशन, कि जो नई संतान होते हैं वो वेरिएशन दिखाते हैं, भिन्नता दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये टेबल मैंने आपको बहुत बार बताया है ऑलरेडी। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एसेक्सुअल में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। देखिए इसका कारण ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 इंडिविजुअल चाहिए होता है, एक मेल चाहिए होता है और एक फीमेल चाहिए होता है। वहीं एसेक्सुअल में हमें एक ही चाहिए होता है, 1 इंडिविजुअल से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। जो थर्ड पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन बना है कि द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो नई संतान आती है, जो नया बेबी आता है, वो अपने माता पिता से वेरी करता है, उनके जैसे जो उसके गुण होते हैं उससे वेरी करते हैं, अलग गुण लेके आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जो इसमें संतान आती है, नई संतान, वो बिल्कुल एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे होता है। ओके, ये डिफरेंस हो गया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, ये सेक्सुअल फास्ट प्रोसेस होता है। मोस्ट एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एल्गी, फंगी, इन सब में देखा जाता है। ओके, तो यही पूछा गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म आते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, मतलब जो नए जीव हुए अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट इज अ।
जो टॉर्च होता है या फिर सर्च लाइट होता है, उसका जो रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक सतह होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगाया होता है। तो मिरर के आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के और भी आपको एप्लीकेशन पता होने चाहिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको नोट कर लेना है इन सभी को। अवतल दर्पण का जैसे शेविंग मिरर हो गया, शेविंग मिरर या फिर मेकअप, जिसमें मेकअप करते हैं, वो इसी का होता है, कॉनकेव होता है। फिर डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मसूड़ों को देखने के लिए, वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। फिर सर्च लाइट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्च लाइट बोले या टॉर्च बोले, वहां पे भी इसी का यूज होता है। फिर आपको मैंने अभी पढ़ाया था सोलर जो डिवाइसेस होते हैं, सोलर कुकर वगैरह, इन सब में भी कॉनकेव मिरर ही होता है। फिर जो हेडलाइट होता है, गाड़ी की हेडलाइट होती है ना आगे जहां से लाइट निकलती है, वहां पे भी कॉनकेव मिरर होता है, हेडलाइट पे कॉनकेव मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स का भी पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स का देखिए, जो गाड़ियां होती है, कार होती है, उसके साइड में जो मिरर लगी रहती है, जिससे पीछे का देखते हैं, पीछे गाड़ियां जो आ रही है उनको देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और जो जहाँ पे तीखी मोड़ होती है, जैसे ये सड़क है, यहाँ पे तीखी मोड़ होती है, यहाँ पे एक दर्पण लगाया जाता है देखने के लिए, इस दर्पण को सिक्योरिटी मिरर बोला जाता है। तो ये भी किसका बना होता है, कॉन्वेक्स का, यानी कि उत्तल दर्पण का बना होता है। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए। सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज होता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोड ऑफ रेनवायर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। नोड ऑफ रेनवायर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखिए अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ऐसे अभी मैम ने भी रिसेंटली करवाया और मैंने भी आपको करवाया हुआ है ये ऑलरेडी। न्यूरॉन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब जो ये तो डेंड्राइट्स हो गए, जो ये निकलते, जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये डेंड्राइट्स हो गए। फिर यहाँ से एक लंबी सी जो ये निकल रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बोलते हैं इसकी कवरिंग को। इस माइलिन शीथ जो कवरिंग है, इसके बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है बीच बीच में, इसी को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवायर। तो ये हो गया नोड ऑफ रेनवायर। ऑप्शन नंबर है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कुछ नहीं। ग्लैंड सेल, ये भी नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट, ये भी नहीं है। माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि माइलिन शीट से जो कवर होता है एक्सॉन, वहां पे प्रेजेंट होता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसी को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्यूरिफाइड मोल्टेड ओर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का परिष्कृत करते हैं। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाले ओर होते हैं, उनका हम एक्सट्रैक्शन कौन सी विधि द्वारा करते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। देखिए जैसे ओर है, तो इसको हमने तीन कैटेगरी में बांटा। एक हो गया जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, उच्च अभिक्रियाशील है। फिर एक हो गए जो मीडियम अभिक्रियाशील वाले हैं, और एक जो जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, तीन। तो जो उच्च अभिक्रियाशील वाले होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कॉपर का। तो वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, अब उसमें दो टाइप के आ जाते हैं, एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड ओर। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनका सबसे पहले हम करते हैं कैल्सिनेशन, या फिर निस्तापन बोलते हैं हिंदी में, कैल्सिनेशन करते हैं। और जो सल्फाइड ओर होता है उसका हम करते हैं रोस्टिंग, हिंदी में इसको भर्जन बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद रिडक्शन करते हैं और रिफाइनिंग करते हैं। ये होता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। तो सबसे ज्यादा जो टफ होता है ये मीडियम वालों को ही निकालना होता है, यानी जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है वो इन्हीं के लिए होता है। फिर जैसे लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जैसे सल्फाइड ओर हो गया, तो इनको हम डायरेक्ट रोस्टिंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा ना, जो सल्फाइड ओर होता है उनको हम रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग किया, भर्जन किया, उसके बाद मेटल मिल गया हमें, उसको रिफाइन कर लिया। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो यही पूछा गया। तो हाई रिएक्टिविटी वालों को हम कैसे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा करते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्ज इन लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू 4/3। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन द लिक्विड विल बी। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं जल्दीबाजी में। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे मिरर दे दिया। अगर लेंस होता तो ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से होता, यहाँ पे मिरर दे दिया। कॉन्वेक्स मिरर, जितने भी मिरर होते हैं, मिरर को आप पानी में डुबाओ या कहीं पे भी रखो, उसका फोकल लेंथ f का f ही रहेगा।
उसके फोकल लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे उसे लिक्विड में रखो चाहे आप उसे एयर में रखो। यानी कि जो मिरर होता है उसका फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर तो हो गया एफ, यानी एफ ही रहेगा उसका, चाहे आप उसको पानी में डालो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पानी में, उसका जो फोकल लेंथ सेम ही रहेगा। पर अगर यहाँ पे लेंस होता तब हमें यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ता, फिर वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब डाल के फिर निकालना पड़ता हमको वैल्यू। अब आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। जैसे वैक्यूम का एक होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि कोई भी मटेरियल है उसका लाइट को बैंड करने की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो लाइट को कितना बैंड कर सकता है, उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वो लाइट को उतना ज्यादा बैंड कर सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब में से ज्यादा है 2.4, यानी कि वो लाइट को सबसे ज्यादा बैंड कर सकता है, मोड़ सकता है इसको। वैक्यूम देखिए, वैक्यूम का होता है एक, यानी कि ये ना के बराबर उसको मोड़ सकता है, जैसी लाइट आएगी वैसी चली जाएगी इसमें। फिर होता है हीलियम, हीलियम का इतना है। और यहीं पे आपको एक और नोट कर लेना है एयर का। एयर, वैक्यूम और एयर में दोनों में बहुत अंतर है। वैक्यूम जहाँ पे एयर नहीं होती है और एयर जहाँ पे एयर होते हैं, यानी जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो एयर का होता है 0.0003, 3 बार 0 उसके बाद 3, ये होता है एयर का। फिर वाटर का पूछा जाता है 1.3 हो गया, ठीक है, 1.3 या फिर 1.33। ओके, शुगर सॉल्यूशन 1.38, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का बार बार पूछा जाता है 2.4। ये कुछ मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार पूछे जाते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। ऐसे पौधे जिनका शरीर पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा, प्लांट किंगडम में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था 5 टाइप के होते हैं पौधे। एक होता है थैलोफाइटा, फिर होता है ब्रायोफाइटा, फिर होता है टेरिडोफाइटा, फिर होता है एंजियोस्पर्म, फिर होता है जिम्नोस्पर्म। ये 5 टाइप के प्लांट किंगडम में मैंने आपको ऑलरेडी करवाया। जो थैलोफाइटा होता है उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, एक थैलेस के टाइप में होती है। फिर जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, यानी उसमें तना होगा, जड़ होगी, पत्ते भी होंगे इसमें, लेकिन इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर ट्यूब नहीं होगा। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है इसमें, बाकी तना, जड़, पत्ते होते हैं ब्रायोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा में तना भी होगा, जड़ भी होगा, पत्ते भी होंगे और वेस्कुलर टिश्यू भी होगा। तो ये होते हैं पौधे के टाइप प्लांट किंगडम में। ओके, हमसे पूछा गया था कि डिफरेंशिएटेड नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता? थैलोफाइटा नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ट्रेड्स इन द ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक गुणसूत्र एक जीव में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होता है? ओनली मैटरनल डीएनए, बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, मोर बाय पैटर्नल डीएनए देन मैटरनल डीएनए, या फिर ओनली पैटर्नल डीएनए। और क्वेश्चन का कहने का मतलब जैसे कोई नया जीव बन रहा है तो उसमें का जो डीएनए होगा वो किसके द्वारा प्रभावित होगा, कि जैसे उसके पिता है और माता है, तो इनके डीएनए किस प्रकार से प्रभावित होता है? क्या उसमें सिर्फ उसके पिता के आते हैं, या सिर्फ उसमें माता के आते हैं, माता पिता दोनों के आते हैं, या पिता का ज्यादा होता है माता का कम होता है? तो यही पूछा गया है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? बोथ, बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए इक्वली, माता पिता का जो दोनों का डीएनए होता है इक्वली आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला देखिए, पॉलिनेशन इज अ विजिट ऑफ इंसेक्ट टू द फ्लावर। पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है 4 ऑप्शन में, उसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो पॉलिनेशन इज अ विजिट ऑफ इंसेक्ट टू फ्लावर, मतलब जो कीड़े फ्लावर के ऊपर जाते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है पॉलिनेशन? नहीं, इसको तो नहीं बोला जाता। दूसरा, पॉलिनेशन इज अ ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। पॉलन ट्यूब का जो ग्रो होता है ओव्यूल में, उसको बोला जाता है पॉलिनेशन? तो नहीं, ये तो आगे की प्रोसेस हो गई। पॉलिनेशन इज अ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बनने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन बोलते हैं? नहीं। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमेन टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन में स्टैमेन से, पुंकेसर से जो स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे जो पॉलन जाते हैं उस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए ये है फ्लावर का डायग्राम, मैं पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पुंकेसर है, स्टामेन बोलते हैं जिसको, मतलब कि जो मेल पार्ट है इसमें, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर पे ही क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे,
ये है ना स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है पॉलिनेशन। फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन है फिर यहाँ इस रास्ते से होते होते यहाँ जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। तो वो आगे की प्रोसेस है। हमसे पूछा गया पॉलिनेशन, तो एंथर उसने दिया नहीं है लेकिन स्टैमेन दिया होता है। स्टैमेन से पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। पाइसीकरण का उदाहरण पूछा गया है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस में, ये टेबल भी मैंने आपको करवाया होता है, इसको याद भी करना है आपको अच्छे से, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, यदि हम सॉलिड को सॉलिड में घोलते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है। इसके एग्जाम्पल ये है। फिर अगर हम सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो सोल बनता है, एग्जाम्पल पेंट हो गया। फिर सॉलिड को अगर हम गैस में घोलते हैं तो एरोसोल बनता है, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। लिक्विड को सॉलिड में घोलते हैं तो ये जेल बनता है, जैसे चीज हो गया, जेली हो गया। फिर लिक्विड को हम लिक्विड में मिलाते हैं तो इमल्स बनता है। लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो इमल्स बनता है, जैसे कि मिल्क हो गया, क्रीम, बटर, ये सब हो गया हमारे इमल्स के। फिर लिक्विड को अगर हम गैस में मिलाएंगे तो बनेगा एरोसॉल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब क्या हो गया हमारे एरोसॉल के एग्जांपल हो गए। फिर गैस को जब हम सॉलिड में मिलाते तो सॉलिड सोल बनता है, इसका एग्जांपल हो गया फोम, रबर। फिर अगर हम गैस को लिक्विड में मिलाते तो बनता है फोम। फोम का एग्जांपल हो गया सोप से जो फोम मिलता है हमें, क्रीम वाला फोम मिलता है, ये सब क्या होंगे, फोम के एग्जांपल। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इमल्शन का पूछा गया, इमल्स यानी कि लिक्विड को जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, हमारा क्रीम बन रहा है। अभी हमने देखा ना इधर क्रीम, ये क्रीम, क्रीम हो गया इसका एग्जांपल। और फोम किसका एग्जांपल हुआ, गैस को जब हम लिक्विड में मिला रहे हैं तो फोम बनता है। तो ये दूसरा हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, फेस क्रीम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल हैज चेंजिंग शेप। ऐसा कौन सी कोशिका है जो आकार बदलती है। तो यदि आपने अमीबा का आपने न्यूट्रिशन साइकिल देखा है कि वो अपना खाना कैसे खाता है, तो देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये अमीबा है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये अमीबा है, ये भोजन पड़ा हुआ है इसके पास। ओके, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक इससे बनता है सूडोपोडिया, जो अमीबा है इसने भोजन देखा, यहाँ पे इसको सेंस हुआ भोजन, तो ये अपने ये जो भी है इसके ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब होता है, सूडो मतलब होता है नकली, पोडिया मतलब हो गया पैर या फिर हाथ। तो अपने ये नकली पैर या हाथ जो भी है, इससे भोजन को पकड़ लेता है और फिर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये पहले इस प्रकार था, फिर इसने अपना शेप चेंज किया, फिर शेप चेंज किया, शेप चेंज कर रहा है। तो अमीबा अपना शेप चेंज करता है, ये ऐसा सेल है जो अपना शेप चेंज करता है। और जब ये भोजन को पकड़ता है, किससे पकड़ता है, ये सूडोपोडिया से। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सूडोपोडिया। ओके, तो विच सेल, अमीबा, अमीबा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम। नीचे हमें कुछ उदाहरण दिया गया है, उसमें बोला गया है कि बताओ कि कौन से उदाहरण से ये पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। देखिए पहला देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर से हमें क्या पता चलता है, ये 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है ना मैटर, वहां से है ये क्वेश्चन। बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या पता चलता है, हम जैसे बॉइल करते हैं वाटर को तो वो उबलने लग जाता है, उबलने लग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो गति होती है वो तेज हो जाती है, यानी टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स की गति तेज हो जाती है। तो इससे तो ये पता चलता है कि पार्टिकल्स की जो गति है वो तेज हो जाती है टेम्परेचर से। दूसरा ऑप्शन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको लाल दवा बोलते हैं, लाल दवा, KMnO4 को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आप पानी में डालोगे उसको घुमाए बिना, आप उसको घुमाना नहीं है, अपने आप फैल जाएगा पूरे पानी में। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, तभी तो उनके बीच में जाके घुस जाता है और वो जो पानी का कलर है उसको चेंज कर देता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में गैप्स होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आगे भी देख लेते हैं, जो थर्ड वाला है, ब्रेकिंग ऑफ आयरन नेल। जब हम लोहे की कील को तोड़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और फोर्स में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है, इससे ये पता चलता है। फिर अगरबत्ती जलाते हैं, इससे क्या पता चलता है, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं, एक कमरे में अगरबत्ती जलाया तो उसकी जो सुगंध है वो दूसरे कमरे तक आ जाती है। तो ये हमें एयर का डिस्पर्जन बताता है, यानी कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो मूव करते हैं।
और मूवमेंट कैसा होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में उससे कम होगा, और ठोस में सबसे कम होता है मूवमेंट। तो इससे ये पता चलता है। ओके, तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का मटेरियल है उससे, या डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर शेप ऑफ कंडक्टर, या कलर ऑफ कंडक्टर। तो किसके द्वारा जो फील्ड बनता है, जैसे मान के चलते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें धारा बह रही है, करंट बह रहा है, तो इससे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है इस प्रकार से, के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो, इसका पैटर्न कौन डिटरमाइन करता है, ये किसकी वजह से होता है? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा आपने। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये राइट हैंड थंब रूल है, इस टाइप से राइट हैंड थंब, कि हमने अगर तार को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा, तो और ये थंब अगर धारा की दिशा को बता रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है, तो ये जो उंगलियां हैं हमारी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है उसको बताएगी। और अगर आप इसी हाथ को अब नीचे की साइड कर लो, नीचे अंगूठा अब नीचे आ जाएगा, ये उंगलियां रहेगी, अंगूठा नीचे आ गया, तो अब देखिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, या उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका निर्धारण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। कितनी बार करा दिया मैंने ये क्वेश्चन, बहुत बार करा दिया। इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब आपको पता होना चाहिए, पूछे जाएंगे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का कौन सा इसमें से एक फीचर नहीं है? स्मॉल लीव्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, वैक्सी क्यूटिकल्स, स्टोमेटा इन पिट्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जीरोफाइट्स होते क्या क्या है। पहले मैं आगे के दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये दोनों क्वेश्चन आप जब कर लोगे उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। हेलोफाइट्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी मिट्टी पर होता है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखिए, 6 प्रकार के हमारे पास पौधे होते हैं। पहला होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं, वो पौधे होते हैं जो ड्राई कंडीशन, सूखी जगह पे होते हैं, जैसे रेगिस्तान में होता है, जैसे कि कैक्टस हो गया। अब ये सूखी जगह पे होते हैं, तो इन्होंने अपने आप को इस प्रकार से बना लिया है कि ये बहुत कम मात्रा में पानी निकाले अपने से। और पानी निकालता कौन है? स्टोमेटा निकालता है। तो इसमें स्टोमेटा बहुत कम होता है, या फिर ना ही होता है, ना के बराबर होता है स्टोमेटा। पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है इनमें, और इनका जो बाहरी परत है जिसको क्यूटिकल्स बोलते हैं, वो वैक्सी होता है, मोम की तरह होता है वो। तो ये सब इन पौधों ने डेवलप कर लिया कंडीशंस की वजह से। ये होते हैं रेगिस्तान वाले में, इसको बोला जाता है जीरोफाइट्स। फिर होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जहाँ पे पानी की अधिक मात्रा होती है, एक्वाटिक कंडीशन होता है, जहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि लोटस हो गया, कमल का फूल। फिर होता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि ज्यादा पानी भी नहीं है, ज्यादा सूखा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, मॉडरेट कंडीशन है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया। फिर होता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स लवणीय भूमि जो होती है, सलाइन कंडीशन होती है, वहां पे होते हैं ये, जैसे कि मैंग्रोव हो गया, समुद्र होता है जो उसके किनारे वाले एरिया होते हैं, वहां पे ये उगते हैं। सलाइन कंडीशन होती है, वहां पे लवणीय होता है, खारा जल होता है जहाँ पे। ओके, फिर होता है एपीफाइट। एपीफाइट क्या होता है? ग्रो ऑन अदर प्लांट, जो दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं उनको बोलते हैं एपीफाइट, जैसे ऑर्किड हो गया। फिर एक लास्ट टाइप होता है लिथोफाइट। लिथो लैटिन भाषा का शब्द है, लिथो का मतलब जहां पे भी आप लिथो दिख जाए इसका मतलब होता है पत्थर। तो जो पत्थर पे उगते हैं, रॉक्स पे उगते हैं, उनको बोलते हैं लिथोफाइट, जैसे कि लाइकेन। ओके, अब दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं। पहला वाले में पूछा गया था कि जीरोफाइट्स को कौन सा फीचर नहीं है। देखिए, स्मॉल लीव्स, इसमें छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल सही है ये। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा बहुत कम होता है, ये मैंने आपको बताया ना, यही पूछा था कि नॉट फीचर। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर इसमें स्टोमेटा ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा करेंगे, वेपराइजेशन की क्रिया ज्यादा करेंगे, पानी अपने से ज्यादा निकालेंगे। अब ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं और आप पानी निकाल रहे हो, तो फिर तो ये तो सुसाइड हुआ एक टाइप से, इसलिए इनमें स्टोमेटा नहीं होता है, बहुत कम स्टोमेटा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। फिर इस वाले क्वेश्चन में था कि हेलोफाइटा कहाँ पे होते हैं, तो अभी हमने देखा हेलोफाइटा सलाइन, सलाइन कंडीशन चाहिए उनको, तो सलाइन सॉइल पे ही होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द रामगंगा डैम। अब जो यहाँ से क्वेश्चन है 17 से 25, ये क्वेश्चन आपके वन दरोगा के 2022 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी एक शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। तो देखिए, रामगंगा डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में रामगंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बारे में पूछा गया, क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है अ कम्युनिटी दैट इज नॉन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के साथ जो सामंजस्य स्थापित नहीं करती वाली कम्युनिटी। या दूसरा है कि जो इक्विलिब्रियम में होता है, इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य में होता है। या थर्ड है दैट इज अ डिसऑर्डर विद द इन्वायरमेंट। या फोर्थ है अ कम्युनिटी दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद द इन्वायरमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कम्युनिटी जो इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य में होता है, संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, उसी को बोला जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हेन वाज द प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च? प्रोजेक्ट हंगुल कब लॉन्च किया गया था? ये होता है हंगुल, इनको आम भाषा में बारहसिंगा बोलते हैं ना, 12 सिंह होते हैं इनके, इसलिए बारहसिंगा बोलते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हंगुल लाया गया था, मेनली कश्मीर वैली में। ओके, तो कब लाया गया था? तो 1975 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? अभी जब मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था ना कि जितने भी ग्रासलैंड मैंने आपको बताया था, उसमें बोला था कि ये पूछे जाते हैं बार बार। देखिए पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। ये यूएसए में कौन सा होता है? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से। देखिए पेरिस जो होता है वो होता है यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। पंपास ये होता है साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना, ये सब हो गए। जो डाउन्स पूछा जाता है बार बार, ऑस्ट्रेलिया में। सवाना सेंट्रल अफ्रीका। कैंपोस ब्राजील में होता है। फिर एक होता है इंपॉर्टेंट वेल्ट्स, होता है साउदर्न अफ्रीका, जो अफ्रीका का साउदर्न पार्ट है वहां पे होता है। और फिर एक इंपॉर्टेंट है स्टेपीज। स्टेपीज का होता है जो रसिया का पार्ट है, जैसे यूरोपियन रसिया। देखिए रसिया एशिया से भी टच होता है और यूरोप से भी टच होता है ना, तो यूरोपियन रसिया और एशियन रसिया दोनों में पाया जाता है, और साइबेरिया में भी पाया जाता है स्टेपीज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ, जो मैं इसको राउंड कर रहा हूँ ना, ये पूछे जाते हैं बार बार। डाउन्स हो गया, सवाना हो गया, और ये तो आपको पता होने चाहिए। 6 जो मैंने जिनको राउंड किया है, बार बार पूछे जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सा पाया जाता है? अभी हमने देखा पेरिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग दैट हैज अ मास इतना अंडर द टेंशन ऑफ 60 न्यूटन? देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला कि एक स्टील की वायर है जो खिंची हुई है, स्ट्रेच हो रखी है, इसमें ऐसे हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे तरंग जनरेट होगी ना, ट्रांसफर वेव जनरेट होगी। तो इसने इसका वो दे रखा है, लेंथ दे रखा है, इस तार की लेंथ है एल बराबर दिया हुआ है 0.72 मीटर, और इसका मास भी दे रखा है इसने, तार का मास है 5 इंटू 10⁻³ kg। फिर उसने टेंशन दे रखा है कि उस पर जो तार है उस पर टेंशन कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का टेंशन लग रहा है उस पर। ओके, और उसने पूछा है कि तो बताओ कि स्पीड कितना होगा इस ट्रांसफर वेव का, वी वेलोसिटी बताओ। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एक खिंचा हुआ तार है, उसमें अगर हमें एन टेंशन लग रहा है उस पर, उसका मास भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है उस पर स्पीड निकालने का, वो होता है v इज इक्वल टू √T/μ। जहाँ पे टी तो हो गया टेंशन की, उस पर कितना टेंशन लग रहा है, जो तार खिंचा हुआ है वो उस पर कितना टेंशन है, और म्यू जो होता है वो होता है मास पर लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना मास है, तो निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। म्यू इज इक्वल टू होगा m/l, है ना। m कितना दे ही रखा है उसने, 5 इंटू 10⁻³ और l दे रखा है उसने 0.72 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.00694 kg पर मीटर। म्यू की वैल्यू हमें पता चल गया 0.00694 kg पर मीटर, ये आ गया। बस इसमें रख देते हैं वैल्यू में, v आ जाएगा। टी हमें दे रखा 60 और ये निकाल ही दिया हमने 0.00694। पॉइंट लगाएंगे सारे जीरो का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कट गया। इसको आप आगे सॉल्व करोगे पूरा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कुछ 92.98 मीटर पर सेकेंड, मतलब रूट निकालने के बाद ये इतना आएगा कुछ। और ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 93 जो इसके करीब है, बाकी सब 0 पॉइंट में है। बस एक ही ऑप्शन हमारा है जो 90 के आसपास है, तो वही हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी खिंचा हुआ तार है उसमें अगर आपको स्पीड पूछ रहा है, वेव की स्पीड, तो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है v इज इक्वल टू √T/μ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बंदिश वाटर हार्वेस्टिंग मेथड फाउंड? हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड अलग अलग है, ये सब मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है। यदि आपने उनको नहीं देखा तो वाटर हार्वेस्टिंग वाली वीडियो है एक, हार्वेस्टिंग वाली वीडियो, उस वीडियो को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में।
उस वीडियो में जितने भी हार्वेस्टिंग मेथड होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है वो, और किस किस स्टेट में वो मेथड पाए जाते हैं, वो सब उस वीडियो में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, बंदिश कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेंड्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव फ्रॉम द इनर एयर टू द ब्रेन। मतलब बोला गया जो हम कुछ सुन रहे हैं वो जाता है इनर एयर के थ्रू, इनर एयर के थ्रू जाता है, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है? यहाँ ब्रेन है, ब्रेन तक उसको कौन पहुंचाता है? तो ये भी मैंने आपको कराया है 9th क्लास में, साउंड वाला जो चैप्टर है उसमें ईयर के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, हर एक चीज बताया मैंने। तो बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। जो पिन्ना होता है जहाँ पे ये कान वान छिदवाते हैं, ये पिन्ना में करवाते हैं। इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। पिन्ना क्या करता है कि जितना भी साउंड आ रहा है उसको कलेक्ट करता है या फोकस करता है एक जगह पे। इसका काम होता है कलेक्ट करने का कान को। फिर ये एयर कनाल के थ्रू ईयर ड्रम में जाता है ना, ईयर ड्रम में जाता है। उसके बाद ये कॉकलिया क्या करता है, जो ये साउंड अभी तक क्या आ रहा था, वेव की फॉर्म में आ रहा था, ये कॉकलिया इस वेव को सिग्नल में जनरेट कर देता है, मतलब ऐसे सिग्नल में जिससे ब्रेन जिसको समझ पाए, कॉकलिया इसको जनरेट करवाता है। पर हमसे पूछा गया कि ब्रेन को कौन भेजता है, तो ऑडिटरी नर्व जो होती है, ऑडिटरी नर्व यहाँ पे ये कनेक्ट होती है ब्रेन से। तो जो ये कॉकलिया ने इसको कन्वर्ट किया है वेव को सिग्नल्स में, इस सिग्नल को फिर ये ब्रेन में भेज देता है ऑडिटरी नर्व। यही पूछा गया है कि जो इनर एयर टू ब्रेन को कौन भेजता है सिग्नल, तो ऑडिटरी नर्व भेजता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिमेन इनर्ट ड्यूरिंग कंबशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन के दौरान अप्रतिक्रियाशील होती है, इनर्ट होती है? तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती है। अब सोचिए अगर नाइट्रोजन भी ज्वलनशील होता, अगर ये भी ज्वलनशील होता, यानी ज्वलनशील ना भी होता, ये जलने में मदद करता, तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में कहीं पे भी छोटी सी भी आग लगती ना, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाता, पूरा वर्ल्ड ही जल जाता। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से होता है। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में है लगभग 71 से 72% लगभग। तो जो नाइट्रोजन होता है इनर्ट होता है, यानी ये ना तो जलता है ना ही जलने में मदद करता है। ओके, बाकी आप ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन तो ये जलने में मदद करता है, ऑक्सीजन की वजह से जो आग होता है वो ऑक्सीजन की वजह से लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, लेकिन ये तो जहरीला होता है इसलिए इसका यूज नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ये तो बुझाने का काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो, उसने बोला कि इनर्ट रहता है। इनर्ट जब हम जलाते हैं किसी चीज को तो ये कुछ भी नहीं करता, बस ये खड़ा होकर देखता रहता है। अब देखिए ऑक्सीजन तो मदद करता है जलने में, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझा देगा, तो ये भी गलत हो गया, ये तो कुछ क्रिया करेगा ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बुझा देगा, लेकिन नाइट्रोजन खड़ा होकर खाली देखता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यही इनर्ट रहता है, अभी अप्रतिक्रियाशील रहता है ये। जब भी हम कंबशन करते हैं, आग जलाते हैं, तो नाइट्रोजन उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा होता है, ओके, इनर्ट रहता है उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, क्या होगा? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एन अपॉन आर। ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए उसने बोला कि कोई वस्तु इन्फिनिटी पे है, यानी आर की वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? जीरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।